जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग डीएनए पैकिंग देखे थे न्यूक्लियोसोम में, या डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो डीएनए को पैक करने में किस प्रकार से सहायता करता है। वहाँ पर हम आपको बताए थे कि डीएनए का जो लंबाई होता है वो 2.2 मीटर होता है, और डीएनए पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज, जबकि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो आपस में मिलकर के हिस्टोन ऑक्टामियर का निर्माण करते हैं, और उस हिस्टोन ऑक्टामियर के ऊपर क्या करता है, डीएनए 1.75 टर्न लगाता है। इसके बाद उसकी पैकिंग होती है। इसके बाद आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे हम लोग डीएनए क्या होता है। अभी हम लोग जानते हैं कि डीएनए जो है उसको अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, लेकिन जब प्रारंभ में कि अनुवांशिक पदार्थ कौन है, कौन सा वह कारक है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण में सहायता करता है, तो प्रारंभ में इसको बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, अलग अलग तर्क दिया, अलग अलग प्रकार से सिद्ध किया। ठीक है, तो उनको हम लोग जानेंगे। तो धीरे धीरे पढ़ते हैं। सबसे पहले लिंक डालेंगे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वह जीव तंत्र में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण घटक होता है, और ये ऐसा घटक है जो अनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं, या कह सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और वो प्रोटीन जो होता है वो कई प्रकार के लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होगा, विशेष करके हम लोग डीएनए और आरएनए जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। तो ऐसे डेफिनेशन इसको देखेंगे। यह जीव तंत्र में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण घटक है जो आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण में सहायता करता है। आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण में सहायता करता है। ये जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल भी लिख सकते हैं। और सेकेंड जो होता है इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है आरएनए। अब इसमें डीऑक्सी है, तो डीऑक्सी का मतलब है कि ऑक्सीजन क्या होता है, अब्सेंट होता है। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोज शुगर होता है जिसको राइबोज शर्करा भी कहते हैं। राइबोज शर्करा के सेकेंड कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन का अभाव होता है, इसीलिए इसको हम लोग डीऑक्सी बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब हम लोग को बारी बारी से इनके बारे में पढ़ना है। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले डीएनए। डीएनए जो होता है इसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। और ये जिसमें कई न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड से मिल करके डीएनए का निर्माण करते हैं। और वो डीएनए जो होता है वो अनुवांशिक सूचना के जो माता पिता के जो कैरेक्टर होते हैं उनको अगले पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है। तो इसमें लिख सकते हैं यह पॉली न्यूक्लियोटाइड, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है जिसमें कई न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसी में लिख सकते हैं यह
नेक्स्ट पॉइंट डीएनए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें नोट में लिख सकते हैं। डीएनए आनुवंशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने में सहायता करता है, इसलिए इसे आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। और वो जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? डीएनए होता है। डीएनए को ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, उनको ले जाने का जो काम है वो किसका है? डीएनए का है। तो ये कुछ पॉइंट है, इसको नोट करिए। इसके बाद इससे हमारे एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम लोग। तो डीएनए में हम लोग टर्म यूज किए हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे वहाँ पर हम आपको उसको बताएंगे। तो अभी सिर्फ इसको याद रख लेना है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? फॉस्फेट, राइबोस, शर्करा और नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। और कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो डीएनए का निर्माण होता है। तो इससे संबंधित चीज़ जो है हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम लोग को समझना है कि डीएनए जो है उसको आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। तो इसको कैसे सिद्ध किया गया, इसका क्या कारण है? तो हेडिंग डालेंगे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। और डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ है इसे सिद्ध करने का जो काम किया था सबसे पहले उन साइंटिस्ट का नाम था एफ ग्रिप्स। और एफ ग्रिप्स ने क्या किया था? इसको दो तरह के इसको प्रयोग द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। पहला जो था वो रूपांतरण था और सेकंड जो था वो स्थानांतरण था। रूपांतरण और स्थानांतरण जैसे प्रयोग द्वारा डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसको सिद्ध किया जाता है। और इसको सिद्ध करने का काम जो किया था सबसे पहले वो एफ ग्रिप्स ने किया था। इन्होंने स्थानांतरण का प्रयोग किया, रूपांतरण का प्रयोग किया था कि कैसे एक जीव दूसरे जीव में क्या होता है, रूपांतरित होता है डीएनए के स्थानांतरण से। उस प्रयोग को हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग डालिए आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। लिख सकते हैं डीएनए सभी प्रकार के जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए सभी प्रकार के जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है। इसे रूपांतरण एवं पराक्रमण जैसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाता है। कह रहा है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और इसको सिद्ध कौन कौन से एक्सपेरिमेंट द्वारा करते हैं। तो उनमें से एक है आपका रूपांतरण और दूसरा है पराक्रमण। पहला हेडिंग डालेंगे जीवाणुओं में। पहला एक्सपेरिमेंट है रूपांतरण। इसमें लिखेंगे डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसे सिद्ध करने के लिए एफ ग्रिप्स ने जीवाणुओं में रूपांतरण की क्रिया
का उपयोग किया, रूपांतरण की क्रिया का उपयोग किया। एफ ग्रिफ्थ जो थे साइंटिस्ट, जिन्होंने सबसे पहले क्या किए थे, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, उस क्रिया का जीवाणु में कैसे होता है, उसके द्वारा उन्होंने क्या किया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसको समझाया था। अब इसको ध्यान से समझिएगा। जो एफ ग्रिफ्थ, इसके बारे में इसके लिखवा देंगे। एफ ग्रिफ्थ जो हैं, इन्होंने क्या किया था, एक जीवाणु का चयन किया था जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो होता है वो स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, हम लोग जानते हैं। यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है, इसके दो प्रभेद का उन्होंने 2 स्ट्रेन लिया। एक लिया उन्होंने S3 और दूसरा लिया था R2। ये जो S3 जो होता है, इसका जो कोशिका भित्ति है वो चिपचिपे गोंद से बना हुआ होता है, गोंद के समान होता है इसका S3 का कोशिका भित्ति, और इसलिए इसको बोलते हैं पुट्टी युक्त या कैप्सुलेटेड स्ट्रेन था। और ये विषाक्त था, पॉइजनस था, जो जीवों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता था और उसके कारण उनकी क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। दूसरा प्रभेद उन्होंने जो लिया था, स्ट्रेन लिया था, ये था पुट्टी रहित कहने का मतलब, और झुर्रीदार। इसमें क्या था कि जो कोशिका भित्ति है वो चारों ओर से पुट्टी से घिरा हुआ नहीं था, और ये प्रभेद जो था वो झुर्रीदार था, और साथ ही साथ अविषाक्त था। अविषाक्त करने का मतलब इससे किसी प्रकार का निमोनिया रोग किसी भी जीव में उत्पन्न नहीं होता है। तो सबसे पहले बात है कि डीएनए के रूपांतरण कौन समझाया था, एफ ग्रिफ्थ ने। इन्होंने जीवाणु में रूपांतरण को समझाने के लिए किसका प्रयोग किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का उन्होंने कितना प्रभेद लिया था, 2 स्ट्रेन लिया था, S3 और R2। S3 जो होता है, इसका कोशिका भित्ति जो होता है वो गोंद के समान चिपचिपे पदार्थ से घिरा हुआ होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुट्टी बोलते हैं, और पुट्टी युक्त कोशिका भित्ति है। और ये जो S3 स्ट्रेन था वो कैसा था, विषाक्त था, पॉइजनस था, जिससे निमोनिया रोग उत्पन्न होता था और जीवों की मृत्यु हो जाती थी। जबकि दूसरा जो स्ट्रेन था, ये इसका कोशिका भित्ति में पुट्टी मौजूद नहीं था, इसलिए ये झुर्रीदार स्ट्रेन था, और इसमें ये पॉइजनस भी नहीं था, और इससे अगर संक्रमण होता है किसी जीव का तो उसमें निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता था, और जब निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होगा तो वो सर्वाइव कर जाएगा। तो इन्होंने इन्हीं दोनों स्ट्रेन का प्रयोग किया, और बारी बारी से जीवों को क्या कराते गए, संक्रमण कराते गए, और संक्रमण के द्वारा देखा। तो इसको यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझे होंगे। अब आगे उनका एक्सपेरिमेंट जो था वो देखिए, समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने स्ट्रेन लिया था, स्ट्रेन में था S3, फिर था R2, फिर था S3, इसको हीट किया था, और फिर था R2 प्लस S3। समझिएगा, ये स्ट्रेन है। फिर है इसके बाद कि जीव में निमोनिया हुआ कि नहीं, इसको निमोनिया, इधर निमोनिया लिख सकते हैं, और इधर लिख सकते हैं उसकी जीव का जीव जो था उसका स्थिति। इन्होंने ये जो एक संक्रमण था वो चूहा के ऊपर किया था, इसलिए लिख सकते हैं चूहा की स्थिति। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि चूहा को S3 प्रभेद वाले जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है उससे संक्रमण कराया था। तो जब उससे S3 वाले से चूहा को संक्रमित कराया गया तो चूहा जो है वो निमोनिया रोग से क्या हो गया, ग्रसित हो गया, ठीक है, और चूहा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। समझिएगा ध्यान से। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, दूसरा चूहा लिया और उसको R2 वाले प्रभेद से क्या कराया गया, संक्रमण कराया गया। अब R2 वाले जो प्रभेद होता है वो कैसा होता है, अविषाक्त होता है, इससे निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता है। तो उस चूहा में निमोनिया रोग, R2 से संक्रमण के बाद उस चूहा में क्या हुआ, निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ, और चूहा कैसा रहा, जीवित रहा। फिर क्या किया गया, नेक्स्ट चूहा को लिया गया और उससे पहले जो S3 प्रभेद वाला जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी था उसको क्या किया गया, गर्म किया गया। तो ये जो स्ट्रेन वाला स्ट्रेप्टोकोकस था उसकी मृत्यु हो गई। और फिर मृत्यु होने के बाद जब उसको संक्रमित कराया गया उस क्या बोलते हैं चूहा को, तो चूहा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और
और चूहा कैसा रह जाता है, जीवित रह जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया था कि S3 जो मरा हुआ था, जिसको गर्म किया हुआ था S3, उस प्रभेद को किसके साथ मिला दिया, R2 के साथ मिला दिया। और R2 के साथ मिलाने के बाद जब उसने संक्रमण किया तो चूहा जो है वो निमोनिया से संक्रमित हो गया और चूहा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर ये दोनों पॉइंट में, जब S3 को गर्म करके चूहा को संक्रमित कराया गया था तो चूहा जो था वो निमोनिया से ग्रसित नहीं हुआ था और वो जीवित रह गया था। लेकिन जब उसी S3 को क्या किया गया, R2 के साथ मिक्स किया गया तो फिर क्या हुआ, वो चूहा निमोनिया से ग्रसित हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब S3 जो है ऐसा कोई कारक होगा, R2 तो कैसा है, R2 कैसा है, अगर अकेले अकेले भेजा तो R2 से निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। और अगर S3 को गर्म कर दिया जाए तो उससे भी निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर देखा तो S3 हीट किया हुआ है और R2 जो है वो ऐसा है जिससे निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जब ऐसे दोनों को साथ मिला दिए तो चूहा निमोनिया रोग से ग्रसित हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण यह है कि S3 का जो जेनेटिक मटेरियल था, जो कारक था, उन्होंने निष्कर्ष निकाला तो देखा कि उसके जो चूहा था उसके ब्लड में S3 वाले जीवाणु हैं, जबकि S3 वाले को पहले ही हम लोग क्या कर चुके थे, मार चुके थे हीट करके, गर्म करके। तो उसके ब्लड में S3 कहाँ से जीवाणु आए, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि S3 जिसको हम लोग मार करके R2 के साथ मिलाए थे और उसके बाद संक्रमण कराए थे, तो S3 का वो जो S3 के अंदर से जो कारक होते हैं, कोई कारक होंगे, वो कारक किसके अंदर ट्रांसफर हुए होंगे, R2 के अंदर, और उससे R2 जो है वो किस में परिवर्तित हो गया, S3 में। और बाद में उस कारक को ही उन्होंने क्या कहा था कि ये जो कारक जो S3 से R2 में स्थानांतरित हो रहा है, उस कारक को DNA कहा गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले DNA एक अनुवांशिक पदार्थ है। इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने जो एक ग्रीक था, इन्होंने जीवाणु में रूपांतरण की क्रिया का क्या किया था, प्रयोग किया था। इसके लिए उन्होंने जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का चयन किया था। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है, ये क्या होता है, स्तनधारियों में, मैमल्स में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। इस प्रयोग के लिए उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के 2 प्रभेद का चयन किया था, 2 स्ट्रेन का चयन किया था। पहला स्ट्रेन जो था वो S3 था और सेकेंड जो था वो R2 था। S3 जो है उसकी कोशिका भित्ति जो है वो गोंद जैसे चिपचिपे पदार्थ से बनी होती है, इसलिए उसको पुष्टि युक्त प्रभेद कहते हैं। और इससे क्या होता है, जीवों में निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। जबकि दूसरा जो प्रभेद था वो R2 था और इसकी कोशिका भित्ति पोटी युक्त नहीं होती, इसलिए इसको झुर्रीदार प्रभेद कहते हैं और इससे निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता है। अब इन्होंने ये दोनों प्रकार के प्रभेद जो है उसका एक्सपेरिमेंट के लिए किसका प्रयोग किया, चूहा का प्रयोग किया। उन्होंने बारी बारी से चूहा को संक्रमण कराया। सबसे पहले उन्होंने विषाक्त वाला जो S3 प्रभेद था उससे एक चूहा को संक्रमित कराया, तो पाया कि वो जो चूहा जो है वो निमोनिया रोग से ग्रसित हो गया और कुछ समय बाद उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर बाद में उन्होंने R2 प्रभेद से एक चूहा को संक्रमित कराया, तो देखा कि R2 प्रभेद जो है वो चूहा को संक्रमित कराने पर उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो सर्वाइव कर जाता है। तीसरा जो था एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने क्या किया, S3 जो प्रभेद है उसको गर्म कर दिया तो उसका नेचर चेंज हो गया, वो मर गया। और उसके बाद जब चूहा को संक्रमित कराया गया तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब बाद में लास्ट वाला जो था उसमें S3 जो मरा हुआ था उसको R2 के साथ मिक्स करके चूहा को संक्रमित कराया गया, तो देखा कि चूहा जो है वो निमोनिया से ग्रसित हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर उन्होंने जब चूहा मरे हुए चूहा को जांच किया तो उसके ब्लड में S3, जबकि मरे हुए हम लोग S3 डाले थे, ठीक है। तो वहाँ पर S3 जीवाणु उसमें कैसे मिल गए, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे कारक होंगे जो S3 से किस में स्थानांतरित हुए होंगे, R2 में स्थानांतरित हुए होंगे। और ये R2 जो है वो पुनः किस में परिवर्तित हो गया, S3 में, और उससे किसका मृत्यु हो गया, चूहा के अंदर जाने से उसकी चूहा की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने उस कारक का नाम जो दिया था वो क्या दिया था, DNA दिया था। तो पहले इसको आप यहाँ तक ये पॉइंट है यहाँ तक नोट करेंगे, इसके बाद इसको हम अलग से लिखवाते हैं। इसके ऊपर तक पॉइंट जो है उसको नोट कर लेना है। बारी बारी से लिख सकते हैं। उसी में नीचे से ग्रिफ्थ ने अपने प्रयोग के लिए स्ट्रेप्टोकोकस
अपने प्रयोग के लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का चयन, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु का चयन किया जो स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, जो स्तनधारियों में निमोनिया रोग क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसके लिए इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के दो प्रभेद S3 एवं R2 का उपयोग किया। कह रहा है कि इन्होंने किसका कौन सा प्रभेद लिया, S3 और R2। तो इसमें पहला जो है वो S3 है, उसके बारे में समझेंगे। इसमें लिखेंगे इस प्रकार के जीवाणु की कोशिका भित्ति गोंद जैसे पदार्थों से घिरी होती है, इसलिए इसे पुट्टी युक्त प्रभेद कहते हैं। पुट्टी युक्त का मतलब होता है कैप्सुलेटेड स्ट्रेन, तो पुट्टी युक्त प्रभेद कहते हैं। यह स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। इसमें लिख सकते हैं, यहाँ से इसको चेंज करना है। यह विषाक्त होता है, विषाक्त का मतलब है पॉइजनस। यह विषाक्त होता है एवं स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। पहला स्ट्रेन था। दूसरा स्ट्रेन जो उन्होंने लिया था वो था R2। देख सकते हैं इस प्रकार के जीवाणु में पुट्टी उपस्थित नहीं होती है। आप कह सकते हैं हम लोग कि इनका कोशिका भित्ति जो है वो गोंद जैसे पदार्थों से घिरा हुआ नहीं होता है, इसलिए इसे झुर्रीदार प्रभेद कहते हैं। इससे यह अविषाक्त होता है, सकते हैं यह अविषाक्त होता है एवं इससे निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता है। ये पॉइंट जो है इसको नोट करेंगे। पहले हम समझाते हैं। यहाँ पर उन्होंने प्रयोग के लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का चयन किया था, जो स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। इसके दो प्रभेद लिए थे, S3 और R2। S3 जो होता है इसकी कोशिका भित्ति गोंद से जैसी पदार्थ से घिरी होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुट्टी युक्त प्रभेद बोलते हैं। और ये पॉइजनस होता है जो निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। जबकि दूसरा प्रभेद जो है वो R2 है, इसमें पुट्टी अनुपस्थित होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, झुर्रीदार प्रभेद बोलते हैं। और ये नॉन पॉइजनस होता है और इससे निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता है। तो इनको नोट करिए।
अब एक्सपेरिमेंट की क्रियाविधि उसी में हम लोग वहीं पर से शुरू करेंगे। क्रियाविधि क्या था, तो उन्होंने एक तरफ स्ट्रेन लिखेंगे हम लोग, जो स्ट्रेन या प्रभेद का प्रयोग किया था, ठीक है। दूसरा तरफ लिखेंगे हम लोग निमोनिया या चूहा पर इसका प्रभाव या निमोनिया का प्रभाव लिख सकते हैं, का प्रभाव। और तीसरा कॉलम जो होता है उसकी स्थिति लिख सकते हैं, चूहा की स्थिति। ये 3 कॉलम बनेगा छोटा छोटा। सबसे पहले उन्होंने जो प्रभेद का चयन किया था वो था S3, और S3 से चूहा को क्या कराया था, संक्रमित कराया था। जब S3 से चूहा को संक्रमित कराया तो हम लोग जानते हैं कि S3 जो होता है वो पॉइजनस होता है, जो स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। तो उसको संक्रमित कराने के बाद चूहा भी जो है ये भी निमोनिया से क्या हो गया था, ग्रसित हो गया था। और कुछ समय चूहा की बाद जो है वो जो चूहा था उसकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद जो चूहा है उसको R2 वाले स्ट्रेन जो होता है, जो अविषाक्त होता है, नॉन पॉइजनस होता है, उससे उसका संक्रमण कराया गया। अब हम जानते हैं कि R2 जो प्रभेद जो होता है ये इससे निमोनिया उत्पन्न नहीं होता है, तो उसके अंदर भी निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ और जो चूहा था वो सर्वाइव कर गया, जीवित रह गया। फिर इसके बाद उन्होंने उसमें चेंज किया एक्सपेरिमेंट में, और ये जो S3 था इसको क्या किया, गर्म किया। और उसके बाद संक्रमण कराया गया। तो जैसे ही S3 को गर्म किया गया तो उसके जो DNA था या जो भी कह सकते हैं उसमें जो कारक जो रोग के लिए जिम्मेवार होता है उसके नेचर में क्या हो गया, बदलाव हो गए। और जैसे उसके अंदर बदलाव हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ, वो जो चूहा था वो निमोनिया से ग्रसित नहीं हुआ और वो कैसा रह गया, जीवित। अब वो जो गर्म किया हुआ S3 था उसको किसके साथ मिक्स किया गया, R2 के साथ। और इसके बाद किसको संक्रमित कराया गया, चूहा को संक्रमित कराया गया। तो देखा गया कि जो चूहा है वो निमोनिया से ग्रसित हो गया और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब ये जो मृत चूहा है इसको लाया गया, इसके ब्लड को क्या किया गया, जांच किया गया, तो देखा कि उसके अंदर क्या मिल रहे हैं, S3 जीवाणु मौजूद हैं। अब यहाँ पर हम लोग S3 से जो संक्रमण कराया था ये मरा हुआ S3 था, सिर्फ जीवित कौन था, R2 था। तो वहाँ उसके ब्लड में S3 जीवाणु कैसे मिले, तो उन्होंने वहाँ से निष्कर्ष निकाला कि कुछ ऐसे कारक होंगे जो S3 से किस में स्थानांतरित हो गए होंगे, R2 में स्थानांतरित हो गए होंगे, जिसके कारण R2 जो है वो किस में चेंज हो गया, S3 में चेंज हो गया, S3 के गुण आ गए और उसके कारण चूहा संक्रमित हो गया और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और बाद में ये जो कारक जो R2 को S3 में रूपांतरण के लिए जिम्मेवार है उस कारक को भी उन्होंने क्या कहा था, DNA कहा था। तो ये इसको नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बारी बारी से जब संक्रमण कराया गया तो उससे क्या परिणाम निकले उसको यहाँ पर नोट करना है, समझना है। सबसे पहले परिणाम में लिखना है कि जब चूहे में S3 प्रकार के जीवाणु को प्रवेश कराया गया तो चूहा रोग ग्रसित हो गया। वो हम लोग देखे थे कि S3 प्रकार के जीवाणु को जब चूहा में प्रवेश कराए थे तो S3 जो है वो विषाक्त होता है और उसके कारण चूहा जो है वो रोग संक्रमित हो गया था और उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसके बाद चूहा को R2 प्रभेद से क्या कराया गया, संक्रमण कराया गया, तो चूहा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। R2 जो है वो अविषाक्त होता है और जब उससे एक चूहा को संक्रमित कराया गया था तो उससे वो निमोनिया रोग से ग्रसित नहीं हुआ था और वो जो था वो सर्वाइव कर गया था। इसके बाद है लेकिन अधिक तापक्रम पर मारे गए S3। हम आपको बताए थे कि S3 को क्या करते हैं, गर्म करते हैं और उस अधिक तापक्रम पर मारे गए S3 एवं R2 प्रभेद दोनों से एक साथ चूहा को संक्रमित कराने पर चूहा निमोनिया से ग्रसित हो जाता है एवं इसकी मृत्यु हो जाती है। हम आपको बताए थे कि S3 जो होता है उसको गर्म करते हैं और उस गर्म किए गए S3 को किसके साथ, R2 के साथ मिला करके लास्ट में हम लोग क्या किए थे, चूहा को संक्रमित कराए थे। तो देखे थे कि जो चूहा है वो निमोनिया से ग्रसित हो गया था और उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और फिर उस चूहा को क्या किया गया था, जांच किया था। तो इसके बाद देखा गया इसके उपरांत F. ग्रिफ्थ ने चूहा के जांच के बाद बताया कि चूहा के रुधिर में S3 जीवाणु है। S3 तो मरा हुआ था तो वो S3 जीवाणु उसके ब्लड में कहाँ से आए, तो इस प्रयोग से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मृत S3 से
रोग उत्पन्न करने वाले कारक किस में स्थानांतरित हो गए होंगे, R2 में स्थानांतरित हो गए होंगे, क्योंकि R2 जो था वो जीवित था और S3 जो तो मरा था। तो वो निमोनिया से, और चूहा जो है वो निमोनिया से ग्रसित हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तो S3 से ऐसे कुछ कारक होंगे जो रोग उत्पन्न करने वाले, जो R2 में क्या हुए होंगे, स्थानांतरित हुए होंगे, और इस कारण से R2 जो है वो क्या हो गया होगा, रूपांतरित हो गया होगा, किसमें, S3 में रूपांतरित हो गया होगा। और बाद में जो कारक S3 से R2 में स्थानांतरित हुआ और R2 को S3 में रूपांतरित किया, उस कारक को ही उन्होंने क्या कहा था कि वो उसके लिए जिम्मेवार जो है वो कौन है, DNA है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था जो DNA को, अनुवांशिक पदार्थ को सिद्ध करने के लिए पहला प्रयास था, जिसको हम लोग आज क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसको क्या करिए, नोट करिए और ठंडे दिमाग से उसको क्या करिएगा, एक बार पूरा शुरू से लेकर के अंतिम तक पढ़ करके समझने का कोशिश करिएगा। और जो नहीं समझ में आया होगा उसको फिर से क्या करिएगा, डाउट में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसको अगले क्लास में आपको बताने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इसको पहले क्या करिए, नोट करिए। तो DNA अनुवांशिक पदार्थ है, इसको सिद्ध करने का भी एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, रूपांतरण। इसके बाद पराक्रमण पढ़ना है। इसके बाद इन दोनों प्रयोग को पुनः प्रयोगशाला में दिखाया गया, उस प्रयोग को पढ़ना है। तो बाद में भी बहुत सारे पार्ट इसके बचे हुए हैं। तो इसको यहाँ पर बस आज के लिए इतना ही, बाकी विशेष जो भी होगा उसको अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़िएगा इसको।